वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ये सीन आप सभी को याद होगा, फिल्म का नाम भी याद होगा बहुत सारे बच्चों को। चलिए, तो सिमरन शाहरुख तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, आज हम उसको फिजिक्स के मेथड से पढ़ेंगे। फिल्मों में जो मर्जी दिखाते रहो सब चलता है, फिजिक्स में हम कर पाएंगे कि ये शाहरुख तक पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंचेगी। ट्रेन की वेलोसिटी क्या है, उसकी ट्रेन की एक्सेलरेशन क्या है, इसकी अपनी वेलोसिटी क्या है, ये सब पैरामीटर डिसाइड करते हैं कि ट्रेन में सवार होना है या शाहरुख अकेला ही निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट पहले मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ मोशन। बेटा अभी हम सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन की ही बात करेंगे जो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगी। जो टू डायमेंशनल मोशन का टॉपिक है वो बाद में आने वाला है। मोशन इज वन डायमेंशनल। इसमें तीन तरह का मोशन रहेगा। एक तो है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे रहे, यानी मूव ही ना करे, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। दूसरा है ऑब्जेक्ट मोशन में तो है लेकिन वो मोशन है यूनिफॉर्म मोशन। और तीसरी कैटेगरी है मोशन की बेटा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो आज हमने बस इन तीन पे रहना है, फिर आगे बात करेंगे कि अगर कभी एक्सेलरेशन जो है वो भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाए फिर क्या होगा। रेस्ट का केस तो बहुत सिंपल है। रेस्ट में क्या है कि ऑब्जेक्ट का अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करें, मान लो एक पर्सन बेटा जा रहा था स्कूल की तरफ, ये जीरो कोऑर्डिनेट है 1 2 3 4, और यहां पे उसको अपना एक फ्रेंड मिल गया और वो काफी देर वहीं पे बातें करते रहे। इसको अभी मैं पर्सन ए मान लेता हूं। ए मीन्स सपोज अंश अपने पास है, बच्चा एक स्टूडेंट। और एक हम यश की बात कर लेते हैं। यश और अंश मिले, बातें करने लग गए, स्कूल बीच में भूल गए कि कहाँ है अपना। तो यहाँ पे ये पहुंचे थे सुबह 8 बजे, तो 8 o'clock पे पोजीशन थी अंश की 1 2 3 4। जब 9 o'clock हुए तब भी पोजीशन 4 थी, बेटा वो आगे गया ही नहीं। 10 o'clock पे फिर पोजीशन 4 थी, 11 o'clock पे फिर पोजीशन 4 थी। तो अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो आपके पास आ गया पोजीशन टाइम ग्राफ किस ऑब्जेक्ट का, जो रेस्ट पे है। कैसा आया? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये तो हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो। यूनिफॉर्म मोशन में हो तो उस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल टाइम्स में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करेगा। इक्वल टाइम्स में इक्वल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम रहेगा। तो पहले 1 सेकंड में कवर किए 3 मीटर, तो अगले 1 सेकंड में भी 3 मीटर कवर करने हैं, अगले 1 सेकंड में भी 3 मीटर कवर करने हैं, फिर 3 मीटर कवर करने हैं। उस तरह की मोशन को बोलना है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, लेट अस से 8 बजे शुरू करते हैं हम, जैसे यहाँ पे शुरू किया था। आपकी मर्जी है, 8 बजे को आप अगर तो बेटा घड़ी पे टाइम देख रहे हो, फिर 8 o'clock। अगर आपके पास एक मोबाइल के अंदर स्टॉप वॉच है तो जैसे मोशन शुरू हुआ आप उसका स्टॉप वॉच का 0 रीसेट करके स्टार्ट कर दो उसको, स्टॉप वॉच को। तो आप टाइम को 0 से शुरू कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है कि 0 से शुरू करना है, या क्वेश्चन में कुछ दिया है कि 8 o'clock शुरू हुए फिर 8 ही लेना पड़ेगा। अगर आपके हाथ में कंट्रोल है तो 0 सेकंड से स्टार्ट कर दो, वो बेस्ट रहता है।
अब अगले 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट कवर करेगा 1 2 3 मीटर। मैंने बोला हर 1 सेकंड में 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर कवर करने हैं। इस तरह की मोशन को यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? आपके स्कूल में यूनिफॉर्म डालते हैं तो यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है? कुछ टीचर तो गलत ही बोलते रहते हैं। हमारी इंग्लिश जो है वो ऑक्सफोर्ड वाली है, क्या करें। काफ़ी टीचर पूछते हैं बच्चों को प्रेयर के बाद, जब लाइन बाहर वापस जारी होती है क्लास में, तो बच्चों को रोकना शुरू कर देते हैं। तो कोई कोई टीचर जो है, जो इंग्लिश में काफ़ी एक्सपर्ट है, वो पूछता है कि बेटा आपने आज ड्रेस क्यों नहीं डाली। सोचिए जरा ध्यान से। चलिए, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब सभी का ड्रेस कोड एक ही है, तो सभी ने एक जैसे कपड़े डालने हैं, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग है कि हर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट से आगे बढ़ना है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो 1 सेकंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा 3 मीटर पे, 2 सेकंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा 6 मीटर पे, और जब 3 सेकंड हो जाएंगे तो वो पहुंच जाएगा 9 मीटर पे, एंड सो ऑन। 4 सेकंड पे 12 मीटर पे आ जाएगा। यहां पे मैंने पोजीशन लिख दी, इधर मैंने टाइम लिख दिया बेटा। अब इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा आएगा? 0 सेकंड पे 0 पे था, 1 सेकंड पे पहुंच गया 1 2 3 पे, इसको 3 लिख लेते हैं। 2 सेकंड पे पहुंचा बेटा 6 पे, एक और पॉइंट यहां पे आ जाएगा। 3 सेकंड पे पहुंच गया वो 9 पे, एंड सो ऑन। अगर इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास आएगा स्ट्रेट लाइन। ये भी स्ट्रेट लाइन थी, ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये आएगी स्ट्रेट लाइन विद सम स्लोप, यानी कि नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। होप समझ आ गया होगा कि जो यूनिफॉर्म मोशन है उसमें पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा आना है। यहां पे स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इधर ग्राफ आएगा इंक्लाइंड, आएगा स्ट्रेट लाइन लेकिन टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। और यहीं से हम निकाल सकेंगे इसकी वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकेंड, है ना। इधर देखो बेटा, 3 सेकेंड में कितना कवर कर दिया इसने? 9 मीटर। 9 मीटर को 3 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आ जाएगी, जो कि अभी हमने शुरू में बोला था कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इस ट्रायंगल से अगर मुझे देखना हो तो 9 जो है इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है, वेरी नाइस। और 3 क्या है? 3 क्या है? बेस। थोड़ा ऊपर लिखते हैं। 9 is perpendicular, 3 is base, so isn't it perpendicular by base? परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करने पे कुछ निकलता है, बताइए। tan थीटा, वेरी नाइस। और tan थीटा को हमने ग्राफ्स में क्या बोला था? बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी नाइस, स्लोप बोला था बेटा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप लिख देता हूं यहां पे बॉक्स में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, मैं शॉर्ट में XT लिख रहा हूं, एक ही बात है। पोजीशन टाइम ग्राफ को XT ग्राफ कह सकते हैं। स्लोप ऑफ XT ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी, बेटा याद रखना। तो अभी क्वेश्चन भी आएगा आपके सामने एक, कि 2 ग्राफ दिए हैं, उन 2 ग्राफ से आपको डिटरमिन करना है कि किस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है, या दोनों की वेलोसिटी का रेशियो निकालो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, tan थीटा निकालिए दोनों का और लीजिए रेशियो। तो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, अभी तक जो जो कवर हो गया मैं ब्रीफली बता देता हूं। पोजीशन टाइम ग्राफ जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा उसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा, यूनिफॉर्म मोशन का जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो है एरोप्लेन। तो एरोप्लेन में जब एयर हॉस्टेस आती है तो एयर हॉस्टेस की जो चाय है वो गिरती नहीं है,
बिना चाय गिराए, बिना कोल्ड ड्रिंक गिराए वो कोल्ड ड्रिंक आपको सर्व कर पाती है। इवन किसी सीट का सहारा भी नहीं लिया जाता, उसके बिना ही खड़े हो सकते हैं। दैट इज द एस्थेटिक सेंस ऑफ फिजिक्स, एंजॉयबल, लर्नेबल एंड रूटीन में। बेटा मैंने कौन सा कोई नया एग्जांपल दे दिया, एरोप्लेन सबने देखा हुआ है। मैं इस तरह नहीं बोलूंगा कि आप एक एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और इधर एक प्रोटॉन है, उसके दो इलेक्ट्रॉन इधर को चले गए, ऐसा मुझे कुछ नहीं करना। मुझे जो बात करनी है वो रूटीन में जो आपने देखी हुई है, आप जिसको हर रोज एक्सपीरियंस करते हैं, हम तो उसको डिस्कस करेंगे, उससे फिजिक्स चलती है। चलिए तो ओके, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ याद रखेंगे, वो होता है वेलोसिटी। अब यहां पे एक ही इक्वेशन है जो इसको यूनिफॉर्म मोशन को मैनेज करेगी, वो होती है S इक्वल टू V इंटू टी। S इक्वल टू वी टी। S मतलब डिस्प्लेसमेंट, बाकी यूनिफॉर्म मोशन में फर्क नहीं पड़ता कि डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट, सब बराबर होते हैं। रीजन, यूनिफॉर्म मोशन में चलना ही सिर्फ इधर को है, ऐसे स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग। तो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग जो डिस्टेंस कवर होता है शॉर्टेस्ट रूट के लॉन्ग, उसी को तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहां पे एस डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन, जैसे आपने एक स्टोन को ऊपर को फेंका, एक स्टोन को आपने ऊपर को फेंका, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसको आप जी भी लिखते थे, जिसको 9.8 भी लिखते थे, वो नीचे को है। तो जब स्टोन ऊपर को जाएगा बेटा, इसने थोड़ी देर बाद नीचे को नहीं आ जाना। ये मान लो अपना ग्राउंड लेवल है, तो सपोज ये 3 मीटर गया ऊपर और ये आ गया यहां से 9 मीटर डाउन। तो ऑब्वियस है बेटा, इस पूरे मोशन में डिस्टेंस है 3 + 9 12 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट है यहां से चला यहां पहुंच गया ओनली 6 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 12, डिस्टेंस, सॉरी उल्टा बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट 6, डिस्टेंस कवर 12। तो इस केस में S को डिस्प्लेसमेंट ही लिखना है सिर्फ, यहां पे डिस्टेंस भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो, दोनों चलेंगे। ओके, अब आते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे। तो इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, लेकिन हर सेकंड में इक्वल अमाउंट से चेंज होगी। यानी जैसे हम अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G को 10 ले ले, 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G को 10 ले ले, तो 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा हर एक सेकंड के अंदर। यानी अगर इस पेन को मैं यहां से ड्रॉप करूं, 0 सेकंड पे वेलोसिटी थी 0, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी हो जाएगी 10, एक और सेकंड के बाद हो जाएगी 20, एक और सेकंड पे आज हो जाएगी 30। यानी हर सेकंड में वेलोसिटी में जो चेंज आना है वो 10 10 10 का आना है। दोबारा देखो ध्यान से, हमने इनिशियल वेलोसिटी को याद रखो, हमने इनिशियल वेलोसिटी को u से नोट किया था। तो u इक्वल टू 0, यहां से जब छोड़ा, 1 सेकंड के बाद यहां पहुंच गया, तब इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड पे बेटा वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, और 3 सेकंड पे वेलोसिटी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, एंड सो ऑन। तो इसी तरह से बढ़ती जाएगी। अगर किसी मोशन में वेलोसिटीज जो हैं वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल अमाउंट से चेंज होती रहे, उस मोशन को बोलना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो मैं स्टेटमेंट डिटेल कर रहा हूं, यहां पे जगह कम है, आप लिख लेंगे, जगह है लिख लेते हैं, यही लिखता हूं मैं। इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes by equal amounts in equal time intervals, then motion is said to be यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड।
उस केस में मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कहेंगे। अब इसमें इक्वेशन यूज होती हैं बेटा 3, एक फोर्थ इक्वेशन और करा दूंगा आज, छोटा सा काम है। 4 इक्वेशंस के सिर पे चलता है, 3 आपने पढ़ी हुई है पहले, इनको हम आगे एक ग्राफिकल मेथड के थ्रू डिराइव भी करेंगे। पहली इक्वेशन होती थी, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, बहुत सारे बच्चों को याद भी होंगी, v इक्वल टू यू प्लस AT। बहुत अच्छे। v होता है इसमें फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी और a है एक्सेलरेशन, t है टाइम टेकन। दूसरा फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट कवर्ड s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इनको लगाना भी कुछ मुश्किल नहीं है। अब मैं लास्ट वाला ना अभी लिख देता हूं और अभी इसको डिराइव करेंगे थोड़ी देर में हम। एस nth इक्वल टू u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। ये है कि एक खास सेकंड में, जैसे 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, यहां से 3 सेकंड खत्म हो गए और 4th सेकंड शुरू हो गया। एक पर्टिकुलर सेकंड में यानी कि ओनली 4th सेकंड में कितना कवर हुआ उसको बोलते हैं s nth। जैसे अगर मुझे निकालना हो s 4th तो निकालेंगे, u का वैल्यू लिखेंगे, मान लो 0 था, हाफ एक्सेलरेशन इसकी बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, g का वैल्यू अगर 9.8 दिया क्वेश्चन में तो 9.8 लिखेंगे, एंड 2 इंटू 4th सेकंड की बात हो रही है, 4 सेकंड तो n इक्वल टू आपने 4 पुट कर देना है, इससे निकल आएगा u का वैल्यू 0 था कि 4th सेकंड में इस ऑब्जेक्ट ने जो फ्रीली फॉलिंग था उसने कितना कवर किया। तो यहां पे 5 पे कैंसिल, 5 इंटू 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 1 7, तो बेटा आंसर आएगा 35 मीटर। इनफैक्ट बता ही देता हूं आपको, पहले सेकंड में स्पीड कम थी, 5 मीटर कवर होते हैं। अगले सेकंड में एक रेशो है बड़ी इंपॉर्टेंट, आपको भी अभी समझ आ जाएगी। अगले सेकंड में 15 कवर होंगे, अगले एक सेकंड में ये 25 कवर करता है। आपको समझ आ गया कि क्या इसमें सीक्वेंस है? ध्यान से, 5 का 3 टाइम्स यहां लिखा गया है, 5 का 5 टाइम्स यहां लिखा गया है, ये 1 टाइम था। 5 इंटू 1, 5 इंटू 3, 5 इंटू 5, और यहां पे क्या आना चाहिए समझ गए होंगे, 5 इंटू 7 कितना आता है बेटा, वो 35, वही आंसर निकला बेटा अपना। तो जब मोशन जो है वो जीरो वेलोसिटी से शुरू होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलेगी, तो इक्वल टाइम्स में जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है बढ़ती जाएगी बेटा। यहाँ पे स्पीड कम थी, थोड़ा कवर हुआ, फिर ज्यादा कवर हुआ, फिर और ज्यादा कवर हुआ, फिर और ज्यादा कवर हुआ। तो एक पर्टिकुलर सेकंड में क्या कवर हुआ वो निकलता है s nth वाले फॉर्मूले से। तो अभी फॉर्मूला लिख दो, इसको डिराइव करना भी आता है एग्जाम में, डेरिवेशन सिंपल सी है, छोटी सी, अभी करेंगे इसके बाद। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो एक बार ब्रीफली फिर दोबारा देख लीजिए। यूनिफॉर्म मोशन है तो पोजीशन टाइम ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टाइम एक्सिस, सॉरी रेस्ट पे है। यूनिफॉर्म मोशन में पोजीशन टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विद सम स्लोप, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो तो अपने पास इक्वेशन पुरानी है 3 और एक नई आ गई s nth इक्वल टू u प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1। तो मैं इधर का भी रब कर दूंगा, पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए। मुझे अभी आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ भी बताने, ग्राफ का नॉलेज भी होना जरूरी है। तो इधर का पोर्शन मैं रब कर रहा हूं, तो उसके पहले पॉज करके इसको लेफ्ट वाले को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब ग्राफ कैसा रहेगा फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सिर्फ इसी की बात करने जा रहे हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे आते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इनका शेप कैसा रहेगा? तो देखिए सबसे पहले बात बेटा ये है
कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी ने बढ़ते जाना है या कम होते जाना है। जैसे पत्थर ऊपर को फेंकोगे तो कम भी होती जाएगी, नीचे को फेंकोगे बढ़ती जाएगी। और वेलोसिटी जो है वो पोजीशन टाइम ग्राफ से निकलता है एज स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप मतलब पहले वेलोसिटी कम थी तो स्लोप थोड़ा नीचे होगा, फिर वेलोसिटी ज़्यादा हो गई स्लोप थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर और टाइम बढ़ा वेलोसिटी और बढ़ गई स्लोप थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा। अब ध्यान दे रहे हैं बेटा, पहले वेलोसिटी कम, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है। पहले वेलोसिटी कम थी तो ग्राफ थोड़ा कम स्लोप वाला आएगा, फिर वेलोसिटी बढ़ गई, फिर स्लोप थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, फिर और ज़्यादा हो जाएगा, फिर और ज़्यादा हो जाएगा। ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ध्यान रखिए। पहले स्लोप कम, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। कुछ उसी तरह से जैसे आप थंडर जोन, फन पार्क या कोई भी वाटर पार्क जाते हैं, अभी तो छुट्टियाँ उतना मज़ा नहीं ले पाएंगे आप, तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक आपको थर्मोकोल जैसा पीस मिलेगा, इस तरह से बना हुआ। इस पे आप लेट जाते हैं, टांगे ऊपर कर लेते हैं और आपको बताया जाता है कि आगे आपने कैसे बिहेव करना है। तो जब ऊपर से बेटा नीचे को चलते हो पहले स्लोप बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, आपकी स्पीड और इंक्रीज और इंक्रीज और इंक्रीज, लेकिन नीचे जाके आपकी लैंडिंग में तो करानी है सेफ, तो नीचे जाके स्लोप कर देते हैं कम, और बिल्कुल सीधा मतलब जीरो स्लोप। तो बाद में आपको पानी में लैंड कराना है, स्लोप को जीरो कर देंगे। तो स्लोप का सेम मीनिंग है बेटा, यहाँ पे स्लोप ज़्यादा था, कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया, और एंड में जाके स्लोप हो गया जीरो। और स्लोप पोजीशन टाइम ग्राफ का हो तो उससे निकलती है वेलोसिटी। तो ये मैं रब कर देता हूँ, ये तो समझाने के लिए था। तो क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती चलेगी टाइम के साथ, इसका मतलब ग्राफ का स्लोप कम, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा और ज़्यादा होता चला गया। ये तो हो गया अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ रहा है। उल्टा भी हो सकता है, पत्थर आप ऊपर को फेंको तो पहले वेलोसिटी मान लीजिए 50 थी, फिर 40 रह गई, फिर 30 रह गई, फिर 10 हो गई, फिर 0 भी हो गई, एंड सो ऑन, फिर वापसी होगी बाद में। तो अगर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा है तो पहले स्लोप ज़्यादा रखना पड़ेगा, पहले स्लोप ज़्यादा, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम। तो ये ग्राफ बनेगा अगर ऑब्जेक्ट जो है वो स्लोइंग डाउन है, स्पीडिंग अप नहीं है, स्लो डाउन हो रहा है, तब ये ग्राफ की शेप आएगी। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी ने बढ़ना तो है लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो बराबर अमाउंट से वेलोसिटी इंक्रीज होती है। मान लो इसी की बात करूं मैं, 0 सेकंड पे वेलोसिटी थी 0, 1 सेकंड पे वेलोसिटी हो गई 10, इसको 10 मार्क कर लेते हैं बेटा। 2 सेकंड पे वेलोसिटी होगी 20, ये 2 सेकंड, ये 20 आ गया अपना। 3 सेकंड पे 30 आ गया। चेक करो ये सारे पॉइंट जो हैं 2 पे 20, 3 सेकंड पे 30, ये सारे सेम स्ट्रेट लाइन में आएंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का अगेन आ स्ट्रेट लाइन रहता है। और अब मैंने पीछे एक पॉइंट बताया था आपको, वो था स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या निकाला हमने उसको, इक्वल टू वेलोसिटी। अब एक चीज और लिख लीजिए बेटा, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है थीटा, इसका tan निकाल ले अगर तो बेटा वो एक्सेलरेशन होता है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। रीजन बड़ा सिंपल है, आपको पता है इसकी एक्सेलरेशन बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखी जाती थी क्लास 9th में, जी का वैल्यू लिखते थे ना आप। इधर देखिए वेलोसिटी 30 हो गई कितने टाइम में, 3 सेकेंड में। तो ये चीज बेटा 30 है परपेंडिकुलर, और बेस कितना है 3। परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा आता है। तो tan थीटा इक्वल टू 30/3 यानी कितना आ गया बेटा 10। तो बेटा इसकी एक्सेलरेशन 10 ही तो थी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप इज एक्सेलरेशन,
पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप इज वेलोसिटी। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। बस एक पॉइंट और याद कर लेना, बड़ा काम का है, वो है एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वो होगा इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर ये वाला एरिया निकाल देना बेटा तो वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आएगा। बेटा तीन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए मैंने ग्राफ्स के बारे में। शुरू से बात करें, रेस्ट पे ऑब्जेक्ट होगा तो पोजीशन टाइम ग्राफ इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टाइम एक्सिस। यूनिफॉर्म मोशन में पोजीशन टाइम ग्राफ इज इंक्लाइंड, यानी उसका जो tan थीटा है वो इक्वल टू वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज अगेन अ स्ट्रेट लाइन। और इस ग्राफ से दो चीजें निकलती हैं, ग्राफ का स्लोप निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा, एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये तीन पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अब हम शिफ्ट होते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे आज का जो है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव का मतलब है कि जब ऑब्जर्वर जो है ना, जिसने ऑब्जेक्ट की मोशन को देखना है, वो भी अगर चल पड़े तो मोशन कैसा दिखाई देगा, उसके लिए टर्म है बेटा रिलेटिव वेलोसिटी। तो पहले समझते हैं फिर डेफिनेशन लिखते हैं बाद में। सपोज ये एक बस है, अभी मैं रफ सा ड्रॉ कर देता हूं इसको बस मान लीजिए, या एक रेलवे कैरिज सपोज कर लीजिए, यहां पे एक रेलवे लाइन लेटस है। तो ये एक रेलवे कैरिज है जिसको रेलवे लाइन पे चलना है। जो रिपेयर करने वाले बंदे होते हैं उनकी चेयर ना इसके ऊपर ही रखी होती है बेटा, दो कुर्सियां रखी होती हैं, दो बंदे देख रहे होते हैं, बाकी कुछ लेबर वाले बंदे होते हैं जो इसको लाइन को रिपेयर करते हैं। चेक करने के लिए ऐसे एक रेलवे लाइन पे कैरिज चलता है। चलो इधर का पहिया शायद नहीं नजर आएगा। चलिए यहां पे बंदा बैठा है जो चेयर पे, उसकी वेलोसिटी लेटेस्ट से है 10 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इजी हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। और यहां पे एक बंदा खड़ा है, वो देख रहा है इनको। तो इसको हम नाम दे देते हैं एक, चलिए अंश सपोज नीचे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इधर एक बंदा है, इसको भाविक नाम दे देते हैं। भाविक स्टूडेंट है अपने पास। तो अंश से पूछा कि आपको भाविक का मोशन कैसे नजर आ रहा है, यानी कि भाविक की वेलोसिटी एज सीन बाय अंश। बेटा आपको नोटेशन समझ आ गई होगी। वेलोसिटी ऑफ भाविक एज सीन बाय अंश कितनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे भाई, भाविक जो है वो मोशन में है, 15 की स्पीड से अंश खड़ा था, तो लगेगा कि 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। राइट को जा रहा है तो प्लस का साइन दे देते हैं, ऐसे दिखता है। यहां पे मान लो एक बस शेल्टर है, उसमें एक बंदा जो है वो वेट कर रहा है बस की, तो उसको जो बाकी का ट्रैफिक दिखेगा चलता हुआ, यहाँ पे बेंच लगा हुआ है बस पे, बस स्टॉप पे, इस तरह से। तो यहाँ पे जो पर्सन बैठा है उसको जो नॉर्मल ट्रैफिक है वो उसी तरह चलता दिखता है जो स्पीड ट्रैफिक की एक्चुअली है। तो इसको भी पूछेंगे भाई किस तरह स्पीड से जा रहा है, तो बोलेगा 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, क्योंकि ये रेस्ट पे है। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो, उस केस में जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की है वही आपको दिखती है। बड़ा एक और काम करते हैं, अगर हम अंश को बोले कि बेटा आप भी भाविक के साथ ही बैठ जाओ, अंश और भाविक अब एक ही सीट पे आ गए हैं, एक ही ट्रॉली पे हैं, तो यहां पे अब हम दो चेयर लगा लेते हैं बेटा। चलिए दो कुर्सियां हो गई, भाविक पहले बैठा था, अंश को भी इधर बिठा लिया बेटा। अब अंश और भाविक की वेलोसिटी
दोनों की 15 मीटर पर सेकंड है। अब भाविक का मोशन अंश को कैसे दिखेगा, उसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। भाविक पहले से ही था, अंश भी ट्रॉली पे ही चढ़ गया, दोनों की वेलोसिटी एक सी है। तो अगर भाविक से पूछेंगे कि भाई बताओ अंश का मोशन आपको कैसे दिखा, या अंश को पूछेंगे भाविक का मोशन कैसे दिखा, तो अंश बैठा है इधर, भाविक बैठा है इधर। तो अंश बोलेगा भाविक मेरे राइट हैंड साइड पे बैठा था, बीच में हमारे डिस्टेंस जो 10 सेंटीमीटर था, थोड़ी देर बाद अंश यहां पहुंच गया, भाविक भी यहां पहुंच गया। अंश कहेगा भाविक मेरे राइट हैंड साइड पे अब भी है और 10 सेंटीमीटर दूरी पे ही है। तो भाविक का जो पोजीशन है एज सीन बाय अंश वो चेंज नहीं हुआ। जब वो अंश यहां था तब भी भाविक उसके इस साइड पे ही था, सेम डिस्टेंस पे। जब अंश यहां पहुंच गया तब भी भाविक सेम डिस्टेंस पे है, एज सीन बाय अंश। तो भाविक का मोशन लगेगा अंश को है कि जीरो है। जीरो क्यों हो गया? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी जब निकालनी है हमने v ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, यानी b का मोशन a को कैसे नजर आ रहा है, उसका बेटा फॉर्मूला है v ऑफ भाविक माइनस v ऑफ अंश। ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, आसान से ही है, माइनस करना और कुछ नहीं करना, इससे आंसर आ जाएगा। अब भाविक का मोशन अंश को कैसे नजर आया? जीरो नजर आया, क्योंकि भाविक की वेलोसिटी भी +15 थी राइट हैंड साइड को, और अंश की वेलोसिटी भी 15 थी राइट हैंड साइड को। तो दोनों को प्लस प्लस पुट कर दिया, बेटा आंसर क्या आ गया? जीरो। अब सपोज इधर से यश आ रहा है पैदल, इसकी वेलोसिटी सपोज है 5 मीटर पर सेकेंड। अब इतने पार्ट की बात करते हैं बेटा, ये दोनों आ रहे हैं 15 मीटर पर सेकेंड से और यश आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। अब पूछे वेलोसिटी ऑफ यश एज सीन बाय अंश। सेम फॉर्मूला, v ऑफ यश माइनस v ऑफ अंश। यश की वेलोसिटी इधर को है, इधर को मतलब -5 है, और अंश की वेलोसिटी राइट को है +15। यहां की बात कर रहा हूं बेटा मैं। तो -5 में से 15 और माइनस किए तो बेटा ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से जैसे आप जब जाते हो बेटा स्कूटर पे आप हो गए ऑब्जर्वर अब अंश है और अंश ट्रॉली में है। अंश जो है वो खुद भी मोशन में है, वो 15 की स्पीड से आगे जा रहा है बेटा। आगे एक मॉस्किटो घूम रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से, वो आके अंश की आंख में पड़ गया, तो बेटा पड़ेगा कितनी स्पीड से? 20 की स्पीड से। अंश को ये लगेगा, अंश ने क्या ऑब्जर्व किया कि मॉस्किटो आया इधर को 20 की स्पीड से, माइनस साइन, क्योंकि वेलोसिटी उसको अंश को इधर को दिखेगी, इधर को मतलब माइनस। तो मैं मॉस्किटो की जगह पे यश को यूज कर रहा हूं, तो यश की वेलोसिटी अंश को दिखेगी कि शायद यश जो है वो इधर को जा रहा है विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इधर को मतलब नेगेटिव। ऐसा ही होता है, आप भी जब ट्रेन में जाते हैं ना, आप ट्रेन में बैठे होते हैं, ट्रेन जा रही है बेटा 100 की स्पीड से, और साइड में इधर गाड़ियां भी चल रही हैं, कुछ गाड़ियां तो चल रही है इधर को ट्रेन की डायरेक्शन में, क्योंकि रोड तो डबल होता है, तो एक साइड में गाड़ियां इधर को भी आ रही हैं। तो आप देखते हैं जाते जाते कि एक गाड़ी आप ना कभी कभी मन करता है कि ये येलो वाली गाड़ी मैंने पहले देखी थी थोड़ी देर पहले, अब फिर दोबारा येलो वाली गाड़ी मुझे दिख रही है, तो उसने स्पीड कम ज़्यादा करके वो आपके फिर बराबर आ गया। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि येलो वाली गाड़ी हमेशा मेरे सामने 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 है, क्योंकि ये जो है ये लाइक भाविक है और ये लाइक अंश है। तो अंश को पूछा कि भाविक का मोशन आप कैसे दिख रहा है, आप कहेंगे जीरो दिख रहा है। उसी तरह से बेटा वो जो येलो वाली गाड़ी है उसकी वेलोसिटी भी 100 है, ट्रेन की वेलोसिटी भी 100 है, आप ट्रेन में बैठे हैं, तो ये वाली गाड़ी आपको लगेगी कि रेस्ट पे है। इसी खिड़की में मुझे सामने हमेशा दिखाई दे रही थी, पहले भी दिख रही थी, आधे घंटे बाद यहाँ फिर दिख रही है वही गाड़ी। दैट मीन्स मेरे लिए वो गाड़ी जो है वो एट रेस्ट आ गई। तो बेस्ट तरीका रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का, वेलोसिटी जिसकी देखनी है आपको, जिसको आपको ऑब्जर्व करना है उसकी वेलोसिटी
माइनस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कर देंगे तो निकल आएगी बेटा रिलेटिव वेलोसिटी। सो होप ये ट्रीटमेंट क्लियर हो गया होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का, ये हम रिलेटिव एक्सेलरेशन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे? मान लो अब क्योंकि पुलिस और चोर वाली कहानी, और जो अभी सिमरन एंड शाहरुख खान का नाम मुझे पता नहीं कौन सा था फिल्म में, एनीवे तो उनका जो स्टोरी है वो भी इसी पैटर्न पे चलता है। या एक बंदा दौड़ रहा है, बेटा गाड़ी चल पड़ी, ट्रेन चल पड़ी, अब उसने गाड़ी के अंदर बेटा सवार होना है। इन सब में कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी लगेगा। तो जब दो चीजें मूव करना शुरू कर दे, ऑब्जर्वर भी चल रहा है और जो बीइंग ऑब्जर्व्ड है ऑब्जेक्ट है वो भी चल रहा है, तो इसका मोशन इसको चलते हुए कैसे दिखेगा, उसके लिए कॉन्सेप्ट यूज होता है सिंपल सा रिलेटिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालनी है रिलेटिव, ऐसे लिखना है। एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं रिलेटिव, उसके लिए ए ऑफ ऑब्जेक्ट बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, ऐसे आप रिलेटिव एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो फॉर्मूले जो है वो तीन जो हमने लिखे अभी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस, फिर ये लगा देंगे। अगर एक्सेलरेशन नहीं है कोई बात नहीं, फिर इससे काम सॉल्व होगा। इसमें एक ही फॉर्मूला था, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बस आपको यही करना है कि पहले क्वेश्चन को एग्जामिन करना है कि क्वेश्चन में एक्सेलरेशन है कि नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है तो एक ही फॉर्मूला चलेगा, एस इक्वल टू वी टी। मोशन में एक्सेलरेशन है तो ये तीन लगाने पड़ेंगे, इनमें से ज्यादा जो है इन क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। बाकी एक सिंपल सा पॉइंट जो याद करना है वो ये कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाएंगे ऐसे, उस केस में मान लो इसकी वेलोसिटी है, इसको ए लिख लेते हैं, फिर से इसको बी लिख लेते हैं। तो बी की वेलोसिटी लेटर से है 15 मीटर पर सेकेंड, ए की वेलोसिटी लेटर से है 6 मीटर पर सेकेंड, और एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं सी जिसकी वेलोसिटी है इधर को लेटर से 12 मीटर पर सेकेंड। तो अगर तो वेलोसिटी ऑफ बी निकालनी है एज सीन फ्रॉम ए, बी की वेलोसिटी ए को कैसे दिखेगी, तो बी की वेलोसिटी यानी कि 15 में से ए की वेलोसिटी यानी कि 6 माइनस करो, आंसर आएगा 9 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हमने ए को पूछना है कि आपको सी का मोशन कैसे दिख रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सी बेटा -12 और वेलोसिटी ऑफ ए +6। ए की वेलोसिटी माइनस होनी है तो ये -12 -6 हो जाएगा, यानी कि -18 मीटर पर सेकेंड। अगर हम पूछें वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय सी, सी में हम बैठे हैं कार के अंदर, एक के अंदर, उधर से ए आ रहा है, हमें ऐसे ड्राइव करते टाइम ए की वेलोसिटी क्या दिखेगी, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन फ्रॉम सी या विद रिस्पेक्ट टू सी। तो बेटा ए की वेलोसिटी आगे आएगी 6 पॉजिटिव, और सी की वेलोसिटी माइनस करेंगे जो कि क्या थी -12, तो आंसर आ जाएगा +18। +18 इसलिए आ गया कि सी को लगेगा कि ए जो है वो राइट हैंड साइड को जा रहा है, राइट हैंड साइड को वेलोसिटी पॉजिटिव। लेकिन अगर ए से देखेंगे कि सी कैसे दिखा, तो ए इधर को ड्राइव कर रहा है, उसको लगेगा सी ऐसे आ रहा है, इधर को जाएगा, दैट मीन्स वो माइनस साइन दिखाई देगा। तो दोनों का वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन का ही फर्क है। तो आप बेसिकली क्या याद करोगे, अगर हम साइन को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी, तो ये ध्यान रखना कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, जैसे ये जा रहे थे, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जब निकालनी है तो वो दोनों वेलोसिटीज माइनस करने पे आती है। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट ऐसे आएंगे, आप भी जानते हैं ना, अगर टक्कर आमने सामने की हो जाए तो वो टक्कर बड़ी खतरनाक नहीं होती। टीवी में न्यूज आती है, 2 ट्रक्स कोलाइडेड हेड ऑन। हेड ऑन मतलब उन्होंने अपना हेड से हेड मारा, उसको हेड ऑन कहते हैं बेटा। हेड ऑन का मतलब है कि आमने सामने की टक्कर, बेटा उससे बहुत नुकसान हो जाता है। अगर आप कार में जा रहे थे बेटा, पीछे सीटों की बस ने आपके थोड़ी टक्कर मार दी, तो आपका थोड़ा वो जो बूट स्पेस है, डिग्गी है, थोड़ी अंदर चली जाएगी, इतना नहीं होगा। लेकिन अगर बस और कार बेटा आमने सामने हो जाए, यू नो व्हाट हैपेंस, क्योंकि उस केस में वेलोसिटी ऐड हो जाती है बेटा। अगर ऐसे होंगे तो 18,
अगर ऐसे होंगे तो सिर्फ 9। सी द डिफरेंस। यानी आमने सामने की टक्कर में नुकसान बहुत ज़्यादा होना है। सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए वेलोसिटीज को माइनस करना पड़ता है, उससे आंसर छोटा आता है। हाँ, अगर आपने टक्कर बचानी है तो क्या करो, बहुत सिंपल। अगर इस बस की वेलोसिटी 100 है, आप भी अपनी वेलोसिटी 100 का, तो टक्कर हो ही नहीं सकती बेटा। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, 0। या अपने आप वेलोसिटी 110 कर लो, आप 10 की स्पीड से बस से दूर होते जाएंगे, ना कि बस आपके पास आएगी। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसके बाद करते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहले ये आइडिया आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी पे कि एक इंस्पेक्टर है, उसने एक कार को चेज करना है। चोर जो है वो कार के अंदर है। इंस्पेक्टर की स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर और थीव्स की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। तो इंस्पेक्टर ने थीव्स को पकड़ना है। चलिए शॉकर बना देते हैं। अब आपने बेटा जो डायग्राम, मैं ना आपको थोड़ा सा सिचुएशन को रियल बनाने के लिए बना देता हूं। आप सिंपल भी लिख सकते हैं, इधर आप इंस्पेक्टर शो कर सकते हैं। आपने जो डायग्राम ड्रॉ करना है, इंस्पेक्टर की स्पीड होगी। मैंने बोला था कि जब भी न्यूमेरिकल करना है, डायग्राम उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंस्पेक्टर की स्पीड हो गई 120 किलोमीटर पर आवर। थीव्स को आप टी लिख लीजिए या इंस्पेक्टर को पुलिस लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। और थीव्स की कार की स्पीड, आपका डायग्राम ये रहेगा बेटा। आपने इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि आपको सिचुएशन को देख के मज़ा आए, इसलिए ऐसे बनाना पड़ता है। और थीव्स की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में दिया है आपको 300 मीटर। यानी पुलिस वाला अभी थीव्स की कार से 300 मीटर पीछे है, तो कितनी देर में जाके ये उस कार को पकड़ लेगा। तो जब बताया मैंने कि दोनों ऑब्जेक्ट चल पड़ेंगे तो लगेगा कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो बहुत सिंपल है, छोटा सा काम है, ज़्यादा पंगा ही नहीं है, क्योंकि मोशन में एक्सेलरेशन तो है नहीं। तो इट इज़ अ केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में आपको मैंने बताई है एक ही इक्वेशन होती है, S इक्वल टू VT। लेकिन दोनों चल रहे हैं तो V हमें रिलेटिव चाहिए। तो पहले मैं लिखता हूं पुलिस की वेलोसिटी, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, एक ही यूनिट चलेगा। इधर मीटर भी घूम रहे हैं, किलोमीटर भी चल रहे हैं। आप क्या करिए, या तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करिए या इसके किलोमीटर बनाइए। तो इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए लास्ट लेक्चर में बताया मैंने क्या करना होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। स्पीड को थोड़ा सा बदल लेते हैं, इसको हम 108 कर देंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बेटर रहेगा। चलिए, तो 108 18 पे कैंसिल होगा 6 पे, 6 इंटू 5 तो स्पीड होगी बेटा 30 मीटर पर सेकेंड। और जो थीव्स की स्पीड है वो इजीली 90 से कैंसिल होगी। 18 और 90 कैंसिल हो जाएंगे आराम से। ये कैंसिल होगा 5 पे, 5 इंटू 5 25 मीटर पर सेकेंड। और कितना गैप है दोनों के बीच में जो कवर अप करना है हमने, वो है बेटा 300। इसको हम S रिलेटिव लिखेंगे। बस एक ही टर्म है जो रिलेटिव नहीं आती, वो है टाइम। T रिलेटिव नहीं डालना, T एक ही होता है। चोर की घड़ी में, पुलिस वाले की घड़ी में टाइम पूछे तो सेम ही होगा, टाइम में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो T निकालना है आपको। तो फॉर्मूला जैसे मैंने बताया, S इज इक्वल टू VT। बट V जब दोनों चलेंगे तो होगा V रिलेटिव। तो आपको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस एज सीन बाय थीव्स। यानी थीव्स जो आगे जा रहे हैं उनको लगेगा पीछे कि पुलिस कितनी वेलोसिटी से हमारे और पास आती जा रही है, वो रिलेटिव वेलोसिटी है। तो उसके लिए पुलिस की वेलोसिटी में से जैसे बताया मैंने आपको, थीव्स की वेलोसिटी माइनस करिए। पुलिस की वेलोसिटी है 30 और थीव्स की वेलोसिटी है 25।
तो पुलिस वाला जो है 5 मीटर पर सेकंड से इस कार के और पास आता रहेगा। तो 5 मीटर पर सेकंड की रिलेटिव वेलोसिटी है और इससे हमने 300 मीटर का गैप खत्म करना है। तो फॉर्मूला एस को एस रिलेटिव डाल दीजिए, वी को वी रिलेटिव लिखिए, टाइम को नहीं लिखना, टी रिलेटिव, बस आंसर आ गया। एस रिलेटिव इज 300, वी रिलेटिव इज 5, टी निकालना है तो टी का वैल्यू आएगा 5 को जाएगी नीचे 60 सेकेंड या 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर जो है पुलिस वाला थीव्स के पास पहुंच जाएगा। तो एक बार फटाफट क्वेश्चन, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा जो है इस तरह का डायग्राम आपने ड्रॉ करना है, ये चलेगा एग्जाम में, ऐसा बनाने के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलिए बाकी कैलकुलेशन फटाफट नोट डाउन, फिर अगले क्वेश्चन में शिफ्ट होते हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन है, 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 100 मीटर ईच क्रॉस। बेटा क्रॉस का मतलब होता है कि ट्रेन ऐसे आ रही हैं, उसको क्रॉस कहते हैं। एक ट्रेन है जिसका इंजन ब्लू है, एक ट्रेन है जिसका इंजन है ब्लैक। जब ब्लू और ब्लैक ऐसे मूव कर रही होंगी बेटा तो क्रॉस, अगर सेम डायरेक्शन मूव कर रही होंगी तो ओवरटेक। दोनों वर्ड अलग अलग है, बी केयरफुल, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन है, 2 ट्रेन्स 100 मीटर ईच क्रॉस ईच अदर इन 10 सेकेंड एंड ओवरटेक ईच अदर इन 40 सेकेंड। तो क्वेश्चन है कि उन दोनों ट्रेन की स्पीड कितनी कितनी है, बस इतना निकालना है आपको। तो अब जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहली बात तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, दूसरी बार क्वेश्चन में जो चीजें गिवन है उनको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको फटाफट दिखती रहे क्वेश्चन पेपर में ही। और अभी जब आंसर नोट करेंगे वहां भी आप इनको अंडरलाइन कर लेना। ये इसको हैबिट बनाइए ताकि आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करने में नंबर 1 इजी रहे, नंबर 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो टाइम लग रहा है वो शॉर्टन हो जाए। तो चीज़ों को अंडरलाइन कर लेना, 2 बार पढ़ना पहले तो स्टेटमेंट को कि क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। इसके बाद फिर आप जो अंडरलाइन कर लीजिए जो गिवन चीज़ें हैं जो आपके आगे काम आने वाली हैं। चलिए तो अब डायग्राम पूरा मैं डिटेल डायग्राम नहीं ड्रॉ करूंगा, जैसे पहले बना दिए। अभी क्या है, पहले एक चीज़ समझिए, बहुत सिंपल है। अगर एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करना है तो देखो, जैसे मैंने बात बोली थी कि जब ऑब्जेक्ट जो है ना उनका जो डिस्टेंस कवर्ड बहुत बड़ा नहीं होता एज कंपेयर टू देयर साइज, तो उनका साइज इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस ट्रेन ने इसके कंपैरिजन में पहले तो यहां से बेटा यहां मूव करना, देखो अभी ओवरटेकिंग पूरी नहीं हुई, अभी और आगे जाना पड़ेगा। पहले तो इसकी लेंथ कवर करनी है L1, इसके बाद कवर करनी है अपनी लेंथ L2, तो बेटा कवर होगा टोटल डिस्टेंस बिटवीन द इंजन एंड इंजन। पहले इंजन में गैप था मान लीजिए 0, और अब इंजन में गैप हो गया कितना, L1 प्लस L2, तो इतना डिस्टेंस कवर करना है टोटल। लेकिन हमें दिया है दोनों ट्रेन का लेंथ 100 प्लस 100 200, तो एक ट्रेन का लेंथ 100 है। अगर ये ट्रेन 100 मीटर आगे चली जाएगी तो इस ट्रेन के बराबर पहुंच जाएगी। इसको 100 मीटर और आगे जाना है ताकि ओवरटेकिंग या क्रॉसिंग पूरा हो जाए। सो ये ध्यान रखना कि अगर चीज़ों का लेंथ भी साथ में दिया है तो आपने दोनों की लेंथ को प्लस कर लेना है एस रिलेटिव निकालने के लिए। तो वो होगा अपना 100 प्लस 100 इक्वल टू 200 मीटर। चलिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि ये गैप जो है दोनों चीजें इकट्ठी चल रही हैं, वो रिलेटिव वेलोसिटी से कवर होना है। तो जब होगा क्रॉसिंग में दोनों ट्रेन ने अपोजिट आना है। क्रॉसिंग में एक की वेलोसिटी इधर को बेटा, एक की वेलोसिटी इधर को। वेलोसिटीज को अभी आप V1 एंड V2 मान लीजिए। लेट देयर स्पीड्स आर V1 एंड V2। तो जब दोनों ट्रेन क्रॉस करेंगी तो ऐसे मूव कर रही होंगी, उस टाइम रिलेटिव वेलोसिटी होगी V1 प्लस V2। उस टाइम कितना टाइम लगा बेटा, 10 सेकेंड। तो फॉर्मूला यूज करिए, S रिलेटिव इक्वल टू V रिलेटिव इंटू T। तो इक्वेशन आएगी अपने पास 200 इक्वल टू V1 प्लस V2 इंटू T यानी 10। इसी तरह से जब बेटा ट्रेन ने ओवरटेक करना है
तो फिर इनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन एक ही होगा ओवरटेकिंग में। तो आपको मैंने बोला कि अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम हो उस केस में आपने वेलोसिटीज को माइनस करना है। तो v रिलेटिव इक्वल टू v1 माइनस v2, टाइम टेकन इसमें लगा 40 सेकेंड। फिर से ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, s फिर से उतना ही है, s रिलेटिव इज 200, v रिलेटिव इंटू t कर दीजिए, तो अब लिखोगे आप 200 इक्वल टू v1 माइनस v2 इंटू 40। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, और ये कैंसिल हो जाएगा 5 पे। दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देंगे तो 2v1 आ जाएगा। बेटा देखो जरा, कुछ गलती आ रही है। चलिए बेटा यहाँ पे ना आप 20 सेकंड डाल दीजिए, उससे अपना काम ठीक आ जाएगा। ये वाला गलती हो सकती है, तो टाइम टेकन को 20 सेकंड करिए बेटा, उससे आंसर ठीक आएगा। तो 200 मीटर कवर करने थे और 20 सेकंड में कवर हो गए, और ये कैंसिल 10 पे, और इधर ये कैंसिल हुआ था 20 पे। दोनों को प्लस कर दीजिए, प्लस करने पे आएगा 2v1 और इधर आया 30। तो v1 कितना आ गया, 2 से करिए डिवाइड, इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। वेरी नाइस। v1 का वैल्यू कहीं भी पुट कर लीजिए, v2 निकल आएगा। आंसर आना चाहिए 5 मीटर पर सेकेंड, बाकी अपने आप करेंगे। चलिए तो आप आते हैं लेक्चर के एंड में, टूवर्ड्स क्लाइमैक्स ऑफ द लेक्चर। तो मैंने शुरू में बोला था सिमरन और राज वाला केस, ये वही क्वेश्चन है। A passenger is running at 20 मीटर पर सेकेंड एंड हैज टू बोर्ड आ ट्रेन। पैसेंजर मतलब हो गया सिमरन। When he was 64 मीटर बिहाइंड, ही की जगह अभी हम शी मान लेते हैं। सिमरन जो थी वो 64 मीटर पीछे है ट्रेन से, एंड ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, एंड डाल देना यहाँ पे, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मच टाइम वुड द पैसेंजर बी एबल टू बोर्ड द ट्रेन। would the passenger be able to board the train, ये ऐड कर देना बेटा। तो अब अगर हम शुरू वाले डायग्राम पे चले तो ये ट्रेन का है डोर, और शाहरुख खान अभी जल्दी में ऐसे बनाएंगे, और इधर वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा लंबा हो गया, चलो। और इधर है सिमरन, नॉट सिमरनजीत, ओनली सिमरन। चलिए इसकी वेलोसिटी थी बेटा, आपको बोला था सभी चीजें पहले अंडरलाइन कर लेना, 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चलना है इसको। तो ये हो गया अपना पैसेंजर, और ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो शुरू में थी 0, बट एक्सेलरेशन थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इन दोनों में जो गैप है जो कवर करना है हमें, वो गैप है 64 मीटर। तो मैं यहां पे लिखना शुरू करता हूं सोल्यूशन में, एस रिलेटिव इज 64। दोनों चलना है, ये भी चलना शुरू हो गया, सिमरन भी चल रही है। तो जब दो चीजें मोशन में आएंगी तो आपको रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द टू वो कवर अप करना होता है। एस रिलेटिव आ गया। इनिशियल वेलोसिटी रिलेटिव, बट ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी थी 0, बट सिमरन की इनिशियल वेलोसिटी है वो पहले से भाग रही थी 20 मीटर पर सेकेंड से। तो सिमरन की वेलोसिटी माइनस ट्रेन की वेलोसिटी, that is equal to 20 मीटर पर सेकेंड। अब relative acceleration, relative acceleration जो है, ट्रेन का acceleration है 2,
बट सिमरन का एक्सेलरेशन नहीं है। तो सिमरन का एक्सेलरेशन 0, मैंने सिमरन की वेलोसिटी पहले लिखी, बेटा ध्यान देना, यहां भी सिमरन का एक्सेलरेशन पहले आएगा माइनस ट्रेन का एक्सेलरेशन, यानी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें ये डिस्टेंस कवर करना है 64, रिलेटिव वेलोसिटी बिगिनिंग में थी 20 और एक्सेलरेशन थी -2। -2 इसलिए क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो है शाहरुख राज, यानी जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो इसको पहले जब ये खड़ा था ना तब इसको दिख रही थी सिमरन 20 मीटर पर सेकंड से मेरी ओर आ रही है, लेकिन इसकी स्पीड भी बढ़नी शुरू हो गई, ट्रेन चल पड़ी। तो इसको लगेगा कि सिमरन की वेलोसिटी जो है ना वो कम होती जा रही है, क्योंकि ट्रेन तेज होती जा रही है। वेलोसिटी कम होना मतलब रिटार्डेशन, इसलिए माइनस साइन आ गया। आपने क्या करना है, सिमरन की वेलोसिटी पहले लिखनी है, ट्रेन की बाद में, कि ट्रेन से देखते हुए कैसे दिखेगा मोशन। यहां भी सिमरन का एक्सेलरेशन पहले लिखेंगे, उसका मोशन यूनिफॉर्म था। ट्रेन का एक्सेलरेशन इधर को था 2, तो वो आगे आएगा यहाँ पे प्लस साइन के साथ, लेकिन माइनस करना था इसलिए -2 आ गया। अब टाइम निकालना बाकी है। सो वेरी इजी, एस यू ए और टी का रिलेशन आपको आता ही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S 64, U 20, एक्सेलरेशन -2 लिखना बेटा यहां पे, हाफ इंटू -2 इंटू टी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, इसको लेके आइए इधर। अब ये नया चीज आ गई, पहले हमने नहीं किया फिजिक्स में ऐसा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सारा कुछ पहले लेफ्ट पे शिफ्ट कर लो, -t² उधर जाके हो जाएगा +t², 20t इधर जाके आएगा -20t प्लस 64 इक्वल टू 0। ये सॉल्व करना आपको आता है, फैक्टराइज हो जाए बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो फिर वही -b प्लस -b² -4ac डिस्क्रिमिनेटर मेथड। अभी ये मैनेजेबल है इजीली। तो 64 मल्टीप्लाई करने पे और ऐड करने पे -20 आना चाहिए। सो यू नो क्या फैक्टर बनेंगे, -16t -40। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बच्चों ने सही जज किया है। चलिए, तो t निकाला कॉमन, अंदर बचा t -16, यहाँ पे 4 निकाला कॉमन माइनस, अंदर बचा t -16 इक्वल टू 0। तो t -4 इंटू t -16। नहीं हुआ तो फिर डिस्क्रिमिनेटर मेथड लगाइए। तो बेटा आपके पास दो टाइम आ गए, t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू 16 सेकेंड। दोनों आंसर ठीक है। एक्चुअली ऐसा होगा कि जब तक सिमरन 4 सेकेंड तक ट्रेन के बराबर पहुंचेगी, 4 सेकेंड पे ट्रेन की स्पीड होगी क्या, हर सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ती है। तो 4 सेकेंड पे ट्रेन की स्पीड अभी 8 बनेगी बेटा, 0, 1 सेकेंड पे 2, 2 सेकेंड पे 4, 3 सेकेंड पे 6 और 4 सेकेंड पे 8। 8 की स्पीड ट्रेन की है, सिमरन की स्पीड ज्यादा है, तो बेटा सिमरन ट्रेन से आगे निकल जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिमरन ट्रेन से फिर आगे निकल गई तो आगे रहेगी, ट्रेन और तेज और तेज और तेज होती जाएगी। तो एक जगह ऐसा होगा फिर से ट्रेन सिमरन को क्रॉस करेगी, ओवरटेक करेगी। तो दो टाइम आएंगे, लेकिन हमें पहले वाला टाइम कंसीडर करना होता है। जब ट्रेन हमारे पास है तभी चढ़ जाएंगे, ये थोड़ा वेट करेंगे, पहले मैं ट्रेन से आगे जाऊंगा फिर ट्रेन पीछे से आ रही फिर मैं चढ़ूंगा, ऐसे नहीं करना। तो करेक्ट आंसर इसका है t इक्वल टू 4 सेकेंड। कभी कभी ये भी पूछते हैं कि सिमरन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ट्रेन को पकड़ने के लिए। ऑब्वियस है, उसकी स्पीड तो 20 मीटर पर सेकेंड है ऑलवेज। 4 सेकेंड में कितना दूर पहुंच जाएगी, वेरी नाइस, 20 इंटू 4, सिमरन पहुंच चुकी होगी 80 मीटर पे। उतने में शाहरुख खान ने क्या कवर किया, शाहरुख खान का डिस्प्लेसमेंट कवर निकालेंगे, क्योंकि वो तो एक्सेलरेशन से जा रहा है ना, तो उसके लिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो बेटा u तो इसका 0 था बेचारे का, पहले तो ट्रेन खड़ी थी, तो 0 इंटू टी इक्वल टू 0, इसको छोड़ो परे, हाफ एक्सेलरेशन ट्रेन की थी राइट हैंड साइड को पॉजिटिव 2, और टाइम मिला हमें 4 सेकेंड, 4 का स्क्वायर करेंगे 16।
तो शाहरुख खान ने 16 मीटर कवर कर लिए थे। शाहरुख खान यहां से 16 मीटर आगे जा चुका था। सिमरन 64 ये कवर किए पीछे वाले, और 16 ये भी कवर किए। 64 प्लस 16 कितना हुआ? 80। तो सिमरन को कवर करना पड़ा 80 मीटर, और शाहरुख खान जो है ट्रेन में था उसने कवर किए जस्ट 16 मीटर। तो 16 मीटर और 64 जो पीछे थी वो सिमरन, उसका टोटल कर लीजिए बेटा 80 आएगा, जैसे मर्जी कर लो। तो दोबारा फिर से बताता हूँ सारा कुछ। दोनों के बीच में रिलेटिव जो डिस्टेंस था वो 64 मीटर था। तो सिमरन को कवर करने थे शाहरुख के पास आने के लिए 64 मीटर का रिलेटिव डिस्टेंस, तो हमने लिखा एस रिलेटिव इक्वल टू 64। सिमरन की वेलोसिटी पहले से थी 20 मीटर पर सेकेंड, शाहरुख की नहीं थी। शाहरुख ने भी चलना शुरू करना है, ट्रेन जीरो वेलोसिटी स्टार्ट हुई, तो दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी सिमरन की 20, शाहरुख की 0। तो शाहरुख को लगेगा कि सिमरन मेरी तरफ 20 की स्पीड से आ रही है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन स्पीड अप होती जाएगी तो शाहरुख को लगेगा सिमरन स्लो डाउन होती जा रही है, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, क्योंकि ये भी चल पड़ा ना। तो मैंने बताया ना, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएं तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस करने पे आती है। तो इसकी वेलोसिटी बन गई, मतलब शाहरुख की बन गई, चलो। तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी लगेगी और कम और कम और कम होती जा रही है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे आज, वो क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। आप उसको सॉल्व करके मुझे सोल्यूशन भेजेंगे, मेथड यही है। तो यू रिलेटिव आ गया, सिमरन की वेलोसिटी माइनस शाहरुख की वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन शाहरुख की थी, सिमरन की नहीं थी। सिमरन ने कांस्टेंट वेलोसिटी चलना है, तो सिमरन का एक्सेलरेशन 0, उसमें से शाहरुख वाला माइनस करेंगे तो सिमरन का रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा। टाइम हमें निकालना है। डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं कि कितना दूर जाके वो ट्रेन को बोर्ड कर लेगी, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए, अगर तो बेटा ये टी का वैल्यू आ जाता है सॉल्व करने पे रियल, यानी कि वो बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला आपको पता होगा। अगर बी स्क्वायर का वैल्यू 4ac से बड़ा है, उस केस में इसके रूट रियल आएंगे, यानी कि टाइम का वैल्यू रियल आ जाएगा। अदरवाइज हो सकता है कि टाइम का वैल्यू रियल ना भी आए, कोई बात नहीं है। उस केस में फिर जो है सिमरन पीछे छूट जाएगी, शाहरुख अकेला निकल जाएगा, फिल्म जो है फ्लॉप हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आपको मैं सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, वो ट्राई करना कि कितनी स्पीड जो है कम से कम इस पर्सन की होनी चाहिए ताकि ये ट्रेन को पकड़ पाए, नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी। तो वो क्वेश्चन आपको सेंड कर रहा हूँ और ये आपने नोट डाउन कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में, और आपके जो जेई नीट सब जगह बेटा छाया रहता है ये। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होप कि जो मैंने आपको समझाया सारा वो समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, और दूसरे बच्चों को वीडियो जो है शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर मज़ा आ रहा है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।